वास्तव में उसका नाम शोभा नहीं था, रोज़ी था। मगर चूंकि वे मिस्टर बोस के यहाँ खाना पकाने पर नौकर हुई थी, उसने अपना नाम शोभा रख लिया था। आजकल यही करना पड़ता है। हिंदू के यहाँ काम करो तो हिंदू नाम रखना पड़ता है, मुसलमान के यहाँ काम करो तो मुसलमान नाम रखना पड़ता है, ईसाई के यहाँ काम करो तो ईसाई नाम रखना पड़ता है। आजकल दुनिया कुछ ऐसी ही होती जा रही है। असली नाम और धर्म केवल बड़े बड़े आदमियों तक ही रह सकता है। बड़े बड़े शहरों में गरीब लोग अपनी जेब में 5-6 नाम ज़रूर रखते हैं, जिन्हें वे समय और परिस्थिति के अनुसार इस्तेमाल करते रहते हैं। नहीं तो रोटी कमाना मुश्किल है। उसका चेहरा भी कुछ हिंदुआना सा था और अपनी माँ की तरह हमेशा साड़ी पहनती थी, नीची नज़र करके बात करती थी और काफ़ी लज्जाई शर्माई सी रहती थी। यूँ देखने में कोई ज़्यादा सुंदर भी नहीं थी, दुबली पतली, सांवली। मगर उसकी आंखों में कुछ बात थी जो देखने वाले को दोबारा देखने पर विवश कर देती थी, और दोबारा देखने पर वे पहले से कुछ ज़्यादा अच्छी मालूम होने लगती थी। उसके उदास होंठ हर समय सिसकते से मालूम होते और आंखें तरस खाने पर मजबूर करती। उसे देखकर ये जी चाहता कि उसे एक बार छू लिया जाए और फिर पुचकार कर प्यार कर लिया जाए। वे अपनी माँ सोफिया मंत्राल के साथ 11 वर्ष की उम्र में बंबई आई थी, मैंगलोर के किसी दूर के ईसाई गांव से, जहां 3 साल से सूखा पड़ रहा था और बेहद गरीबी थी। रिश्तेदार निर्मम थे और बाप बचपन में ही मर गया था। इन 7 वर्षों में शोभा ने बंबई में बहुत कुछ देखा था। पहले उसकी माँ कुक थी और वे झाड़ू कटका करती थी। अब उसकी माँ मर चुकी थी और वह कुक थी। उसकी माँ ने रसोई के काम में अपनी बेटी को इतना निपुण कर दिया कि अब वह हर तरह का खाना बना सकती थी और अपने स्वादिष्ट पकवानों और अपने सुंदर मीठे स्वभाव से जहाँ जाती अपने मालिकों का मन मोह लेती। मगर इससे क्या होता है? एक अच्छे कुक को आम अच्छे घरों में 70 रुपये से ज़्यादा पगार नहीं मिलती है। 60-70, 60-70, इसी ब्रैकेट में उसे काम मिलता था। बहुत कम है ये। अपने घर में 6ठी कक्षा तक पढ़ी थी और अगर उसका बाप जिंदा रहता तो शायद मैट्रिक तक पढ़ लेती। हो सकता था उसे कोई अच्छा पति भी मिल जाता। अब तो वह ऐसी बातों के बारे में बहुत कम सोचती थी, और जो कुछ वे सोचती थी उसमें सबसे बड़ी उलझन ये थी कि उसका मन कुछ और सोचता था और उसका शरीर कुछ और सोचता था। जवानी में अक्सर ऐसा होता है। उसे महीने में 4 बार आधे दिन की छुट्टी मिलती थी और वह छुट्टी के समय में हमेशा अपनी सहेली रसना को लेकर, जो उसकी ही तरह मैंगलोर के किसी दूसरे गांव से आई थी, किसी सिनेमा में घुस जाती थी। रसना गेहुए रंग की नाटे कद की गठी हुई चुस्त लड़की थी, जिसे बंबई आए अभी 1 साल भी नहीं हुआ था। इसीलिए अभी तक गंवार, मुंहफट, उज्जड़ और किसी कदर बेवकूफ़ भी थी। शहरी रंग ढंग उसे आए नहीं थे, मगर आ जाएंगे। बंबई शहर बहुत कुछ सिखा देता है। मगर जब से माहिम क्रीक पर समंदर के किनारे कार्निवाल लगा था, शोभा ने सिनेमा जाना छोड़ दिया और शोभा के साथ रसना ने भी। कारण लाली था, और ये भी सच था कि शोभा और रसना ही नहीं, बांद्रे, खार, सांता क्रूज और माहिम के आसपास की बहुत सी क्रिश्चियन छोकरियां, नर्सें, आय, टाइपिस्ट उस पर लट्टू थी। औरतों को लुभाने के अंदाज लाली को बहुत आते थे। घने घुंघराले बालों का एक गुच्छा हर समय उसके माथे पर झूलता रहता। चमकती जादू भरी मुस्कान थी उसकी, जिस पर औरतों का दिल लोट लोट जाता था। फिर कपड़े भी बहुत अच्छे पहनता था वह, और उसके ऊंचे लंबे कद पर बहुत सजते थे। उसका बदन ताकतवर, लचकीला और बेहद सुडौल था।
ब्राउन जूतों के ऊपर गहरी ब्राउन पैंट, ऊपर लाल रंग की जर्सी पहने हुए एक ऊंचे स्टूल पर खड़ा होकर कार्निवल के बाहर मिसेस होश गवाई के बूथ के सामने जब वे आवाज़ लगाकर बिजली के झूले के लिए भीड़ इकट्ठी करता था, तो उसके प्यारे प्यारे चुटकुले और फिक्रेबाजी सुनने के लिए भीड़ लग जाती थी, जिसमें ज़्यादा गिनती लड़कियों की ही होती थी और उससे भी ज़्यादा निचले वर्ग की लड़कियां। अक्सर इन लड़कियों के साथ आने वाले उनके प्रेमी या भाई या पति लाली को देखकर झुंझलाहट जाहिर करते थे, मगर लड़कियों को इसकी परवाह नहीं थी और लाली को भी नहीं थी। उसका मजबूत गठा हुआ बदन देखकर उससे लड़ने का साहस किसी को ना होता था। और फिर लाली भी सब हालात देखकर हाथ डालता था, कभी हंस देता और कभी घमंड में तनकर मुंह फेर लेता, कभी स्टूल के नीचे उतरकर खुद लड़कियों के हाथ से रुपए लेकर होश गवाई के बूथ से टिकट लेकर ग्राहकों में बांटता। किसी के साथ दिल लगी की तो दूसरे को गंभीर मुद्रा में नमस्ते और तीसरे को आदाब अर्ज। किसी जानने वाली को आंख मारी तो किसी घबराई हुई लड़की को बड़े प्यार से उसकी पीठ पर हाथ रखकर बड़ी नरमी से गेट के अंदर कार्निवल में धकेल दिया। एक ऐसी मनोहर मुस्कान के साथ कि लड़की उम्र भर उसके मर्दाना स्पर्श को याद रखेगी। और मिस्टर झब्बू वाला या जसवंत सिंह या मुरारी बाबू के किचन में बर्तन धोते धोते अक्सर उस छोकरी को लाली की जादू भरी मुस्कान की याद आएगी। वे बंबई का वासी मालूम नहीं होता था, सितारों से परे किसी दुनिया से आया होगा। अधकच्ची जवानी के मस्ती भरे प्रेम के सपनों में गिरफ्तार बहुत सी नौकरी करने वाली लड़कियां उसके बारे में इसी तरह सोचती थी। शोभा भी इसी तरह सोचती थी। दूसरी लड़कियों की तरह आज तक उसकी हिम्मत न हुई कि लाली से आंख मिलाकर भी बात कर ले, या दूसरी लड़कियों की तरह उस पर कोई चंचल फिक्रा कस दे और फिर उसकी दोगली दोहरे अर्थ वाली बात सुनने के लिए तैयार रहे। लाली को अपने पास देखकर शोभा और भी सिमट जाती। उसके चेहरे पर लाज की लहरें दौड़ने लगती, आंखें बंद होने लगती, सांस का चलना तक मुश्किल हो जाता और दिल इतने जोर से धड़कने लगता कि उसकी आवाज़ नामुमकिन है कि लाली तक ना पहुंचती हो। वे अपने दिल की धड़कन तेज़, बहुत तेज़ हो जाती और वे परेशान हो जाती। और जिस दिन लाली ने उसकी कमर को ज़रा सा छूकर उसे टिकट देते हुए कार्निवल के अंदर रसना के साथ भीड़ में ज़रा धकेल कर भेज दिया था, वह घटना तो शोभा कभी नहीं भूल सकती। उसका जी चाहा वे फिर कार्निवल से बाहर निकल आए ताकि लाली फिर उसे ढकेल कर गेट के अंदर भेजे, मगर ये नामुमकिन था। दुनिया क्या कहेगी? मिसेस होश गवाई यानी वे अधेड़ उम्र की गोरी चिट्टी पार्सन जो कार्निवल में झूले की मालिक थी, वे खुद क्या कहेगी? क्योंकि शोभा ने देखा है कि होश गवाई लाली की लोकप्रियता से पूरा पूरा फायदा अपने बूथ के टिकट बेचने के लिए उठाती है। वे लाली पर कड़ी नज़र भी रखती है और किसी खास लड़की से मेल जोल को पसंद नहीं करती। फिर लाली भी बेहद घमंडी था, कभी कभी उसका मूड भी बेहद खराब हो जाता था। हालांकि कार्निवल के किसी वर्कर को अपना मूड खराब करने की इजाज़त नहीं है, इसलिए कि वर्कर का नाम कार्निवल के बाहर खड़े होकर अपने अपने बूथ के लिए भीड़ जुटाकर उन्हें टिकट खरीदने की प्रेरणा देना होता है। लेकिन लाली इतना अच्छा वर्कर था, इतनी जल्दी भीड़ जुटा लेता था और इतने अच्छे चुटकुले सुनाता था, इतने टिकट बिकवाता था और लड़कियों में इतना लोकप्रिय था कि उसका घमंड, उसकी नाराज़गी, उसका ज़रा ज़रा सी बात पर रूठ जाना भी बर्दाश्त कर लिया जाता था। और ये छूट किसी दूसरे भीड़ जुटाने वाले को प्राप्त न थी। हालांकि कार्निवल के बाहर 1 दर्जन से अधिक वर्कर थे और अपने अपने बूथ के लिए दिन रात चिल्लाते थे, मगर जो लोकप्रियता लाली को प्राप्त थी वे किसी दूसरे वर्कर को नसीब ना थी।
लाली की निगाहों में शोभा की कोई हैसियत नहीं थी। पहले 3-4 बार तो उसने शोभा को नोटिस भी नहीं किया था, मगर फिर शोभा के बार बार आने से और केवल उसके बूथ से फ्लाइंग व्हील का टिकट खरीदने से, लाली से बातचीत करने की कोशिश किए बिना गेट के अंदर खामोशी और उदासी से चले जाने से लाली को शोभा में दिलचस्पी सी पैदा होने लगी। मगर सिर्फ दिलचस्पी ही क्यों, उसकी निगाह में दूसरी लड़कियां थीं जो थी शोभा के वर्ग की, लेकिन शोभा से बहुत ज़्यादा सुंदर थी। नौकरी करने वाले वर्ग में भी अपने ढंग की सुंदरता होती है। यूँ देखा जाए तो लाली को किसी की परवाह नहीं थी। इस कदर लड़कियां उस पर टूट कर गिरती थी कि अब बजाय इसके कि वे खुद किसी लड़की से प्रेम प्रकट करे, खुद लड़कियों की ओर से प्रेम प्रकट होने की आशा में रहता था। और अब इसका लगभग आदी हो चला था। अब अगर वे किसी और को देखकर मुस्कुराता भी था तो इस ढंग से जैसे वे खुद किसी पर मेहरबानी कर रहा हो। और इसी ढंग से उसने आज बड़ा एहसान करके लकड़ी के मोड़ पर बैठी हुई शोभा की कमर में हाथ डालकर बस एक क्षण के लिए उसकी कमर को अपने हाथ के दबाव से निहाल करके अलग किया था और व्हील का चक्कर चालू कर दिया था। उसकी इस हरकत को रसना ने देख लिया था, जो शोभा के बिल्कुल पास एक लकड़ी के चीते की सवारी कर रही थी। उसकी इस हरकत को मिसेस होशगवाई ने भी देख लिया था, जो इस झूले की मालिक थी। वे इस समय झूले का स्विच दबाने के मौके पर अपने वर्कर लाली के लिए 2 खारे बिस्किट और एक प्याली चाय को लेकर सामने आई थी और उसे देखते ही शोभा ने शर्म से मुंह फेर लिया था। शोभा ने लाली से आज तक एक शब्द भी नहीं कहा था और यही बात होश गंवाई को खतरनाक मालूम हुई। दूसरी नौकरी करने वाली औरतों और लड़कियों से जो हर समय सस्ती अदाएं दिखाकर लाली को घेरे रहती थी, उन औरतों से मिसेस होश गंवाई को कोई खतरा महसूस न था। लेकिन इस दुबली पतली शर्मीली सांवली और खामोशी घुटन और दबी दबी नजरों से वे डरने लगी थी। ये लड़की अब रोज आने लगी है। ये गरीब नौकरी करने वाली लड़की हर रोज कार्निवल का टिकट कैसे खरीद सकती है? मालूम होता है अपनी सारी तनख्वाह लाली की खातिर उसके बूथ की नजर कर रही है। एक तरह से तो अच्छी बात है, मगर दूसरी तरह सोचो तो डर लगता है कहीं लाली मेरे हाथ से ना निकल जाए। मगर लाली इस समय झूला चलाकर शायद शोभा को भूल चुका था। वे चाय पीता हुआ कुरकुरे खारे बिस्किट मुंह में डालकर चुर चुर की आवाज अपने मजबूत जबड़े से निकालता कैसी मोहक निगाहों से मेरी ओर देख रहा है। सचमुच मेरा शक बेबुनियाद है। भारी बदन की गोरी चिट्टी मिसेस होशांग ने सोचा और अपने वर्कर को चाय पिलाकर वापस अपने बूथ पर आ बैठी और इत्मीनान के साथ टिकट बेचने में लग गई। थोड़ी देर के बाद लाली भी बाहर आ गया और बूथ के स्टूल पर खड़े होकर दूसरे चक्कर के लिए भीड़ जमा करने लगा। बूथ के अंदर बैठी हुई होश गंवाई छुप छुप कर प्यार भरी नजरों से उसे देखती जाती और टिकट काटती जाती। कभी कभी जब लाली हाथ उठाकर अपने माथे से बालों की लट पीछे को लौटा देता तो होश गंवाई का दिल जोर जोर से थक थक करने लगता। उसे लाली की ये अदा बड़ी पसंद थी। होश गंवाई ने घड़ी देखी। अभी कार्निवल खत्म होने में 1.5 घंटा बाकी है। अभी 4 चक्कर और होंगे, 4 आखिरी चक्कर। अब सिर्फ आखिरी 4 बार टिकट बिकेंगे। इसलिए लोगों की भीड़ बढ़ रही थी। हर बूथ के सामने वर्कर चिल्ला चिल्ला कर अपने खास शो को देखने के लिए लोगों को टिकट खरीदने का निमंत्रण दे रहे थे। 2 सर की औरत देखिए, 4 हाथ का लड़का, ज्योतिष बताने वाली गाय, 5 रुपए के टिकट पर 500 रुपए का इनाम, मैरी गो राउंड, केदारपुर के नट, स्पेन की जिप्सी औरतों के नाच, 2 रुपए में 10 निशाने। किस्मत आजमाइए, देखते जाइए, कार्निवल का मजा लेते जाइए।
इस वक्त कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। लाली अपने अच्छे अच्छे चुटकुले इस समय के लिए बचा रखता था। स्टूल पर खड़े खड़े उसका चेहरा लाल हो गया था। आसपास भीड़ में खड़े लड़के लड़कियां हंस रहे थे और अब वे नीचे उतरकर टिकट दे रहा है। एलो, इस कमबख्त शोभा ने फिर एक टिकट खरीद लिया। ऐसा तो उसने कभी नहीं किया था। एक बार आकर टिकट लेती थी, झूला झूल कर चली जाती थी। आज तो गजब हो गया। लाली ने मुस्कुराकर उसे टिकट दिया। होश गंवाई को लगा जैसे एक खास दिलकश मुस्कुराहट से लाली ने शोभा को देखकर उसे टिकट दिया है और टिकट देते समय जरा सा शोभा का हाथ इस तरह दबा लिया है कि वे झेप कर सिमटी सिकड़ी हुई गेट के अंदर जा रही है। लाली ने दूसरी लड़कियों को छोड़कर खास तौर पर उसकी कमर को दबाकर उसे गेट के अंदर फिर धकेल दिया है। मिसेस होश गवाई के दिल में गुस्से की लहरें उठने लगी। मुझे खबरदार करना पड़ेगा इस साली कमीनी को। अब यहाँ झूला झूलने आती है या मेरे वर्कर से इश्क लड़ाने आती है? अब मामला मेरी बर्दाश्त से बाहर है। एक बार उसकी बेइज्जती कर दूंगी तो फिर इधर कभी भूल कर भी नहीं आएगी। जब शोभा का जी तीसरी बार भी टिकट खरीदने को चाहा तो रसना अड़ गई। बावली हुई है क्या? कोई देख लेगा। तो क्या हुआ? शोभा पागल होके बोली। मेरे पास तीसरे टिकट के पैसे नहीं हैं। कितने हैं? शोभा ने पूछा। 1 रुपया 4 आने हैं। तो 1 रुपया मुझे दे दो, मेरे पास 1 रुपया है। 2 रुपये से एक टिकट खरीद लूंगी। और फिर वापस कैसे चलेंगे? पैदल जाएंगे। ऐसी भी क्या जरूरत है? रसना ने गुस्से से उसे टोका, मगर उसके कुछ कहने से पहले ही शोभा ने उसे टोक दिया। बस चुप, जल्दी से 1 रुपया दे दे रसना। शोभा की तरसी हुई निगाह देखकर रसना ने चुपचाप पर्स खोलकर 1 रुपया शोभा के हवाले कर दिया और बोली, मैं बाहर पार्क में तुम्हारा इंतजार करूंगी। अच्छा, कहकर शोभा जल्दी से लाली के स्टूल की तरफ गई और इकट्ठी होने वाली भीड़ में छुप गई। रसना को अपनी सहेली शोभा से बहुत मोहब्बत थी, मगर लाली को वह भी दिल ही दिल में चाहती थी और उसे लाली पर इस बात का गुस्सा भी था कि वह क्यों शोभा को उससे ज़्यादा पसंद करता है, जबकि हर तरह से रसना शोभा से ज़्यादा सुंदर थी। उसका रंग खिलता हुआ गेहुआ था, शोभा सांवली थी, खामोश रहने वाली थी और रसना चंचल और हंसमुख स्वभाव की थी। शोभा दुबली पतली थी और रसना का शरीर जवानी के रस से भरा हुआ था। जाने क्या बात थी शोभा में, क्यों लाली इन दोनों को देखकर बाद में केवल शोभा की ओर खिंच जाता था। मगर लाली भी उस पर कहाँ ध्यान देने वाला है। ऐसी ऐसी खूबसूरत लड़कियां उस पर मरती हैं। बस ऐसे ही 2-3 मुस्कुराहटें शोभा को देकर अपने से अलग कर देगा। फिर हाय, लाली की तो एक मुस्कान भी बहुत है, वे उसे क्यों ना मिली। रसना को अपनी सहेली पर गुस्सा आने लगा। कार्निवल से निकलकर वे पास के कार्निवल पार्क में घूमने लगी। आम के हरे कच्चे उदाहट लिए पत्तों से कैसी खट्टी खट्टी सुगंध आ रही है और अशोक के पेड़ों की कतार के पीछे कार्निवल की रंगीन रोशनियों के हंडे चमक रहे हैं। माहिम क्रीक से जाने वाली लोकल की सीटी सुनाई देती है। एक पल की खामोशी में बोगनवेलिया की डाली अपने ही फूलों में उलझकर झुकी हुई मानो समंदर की लहरों से प्रेम का कोई अस्पष्ट रहस्य कह रही हैं। रसना वापस जाने को फैसला कर रही थी और इतने में उसने देखा कि शोभा कुछ घबराई हुई मुड़ मुड़कर पीछे देखती हुई उसकी ओर भागती चली आ रही है। रसना ने कुछ कड़वाहट से उससे पूछा, कहाँ रह गई थी तुम? शोभा गुस्से से पीछे मुड़कर देखते हुए बोली, तुम्हें मालूम नहीं, चौथे चक्कर में जब लाली ने मुझे अपनी जेब से टिकट खरीद के दिया तो क्या धमाल मचाया उस औरत ने। मिसेस होशगवाई ने? हाँ, और कौन होती?
बोम बोम करने लगी। मैं भागकर इधर आई और मेरे पीछे पीछे इधर भी आ रही है। मैंने क्या कहा था साली से, जो मेरे पास आके साली बोमा बोम करने लगी। बड़ी हलकट है। आओ शोभा भाग चलें। रसना शोभा का पल्लू खींचकर बोली। कम ऑन। रसना शोभा का पल्लू खींचने लगी, मगर शोभा ने असाधारण गुस्से से अपना पल्लू छुड़ा लिया और चिढ़कर बोली, वाह रसना, मैंने किया क्या है जो भाग जाऊं उससे इस तरह डर के। चलो भी, बेकार में कोई लफड़ा हो जाएगा। होने दो, मैं तो यहीं खड़ी हूं। इतने में होश गंवाई हाफती हुई आ गई। गालों पर दो लाल लाल धब्बे गुस्से से दहक रहे थे। शोभा को देखकर उसने सैंडल उतारा ही था कि रसना को शोभा के पास खड़ी देखकर रुक सी गई। सोचा होगा कि दो से मुकाबला मुश्किल है, इसीलिए हाथ रोककर बोली, भाग क्यों रही थी? मैं तुम्हें खा ना जाती, पर इतना जरूर बोलती हूं, फिर कभी मेरे शो में ना आना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। हर जात की छोकरी मेरे शो में आती है, पर गड़बड़ी करने वाली छोकरी दूसरी बार मेरे शो में कभी नहीं आ सकती। आउट। मिसेस होशगवाई ने एक हाथ कमर पर रखकर और दूसरे हाथ से कार्निवल पार्क से बाहर निकलने का संकेत करते हुए कहा, गेट आउट कर दूंगी, समझ गई? शोभा बोली, क्या मुझसे बात कर रही हो? हाँ, तुमसे। तुम्हारी ऐसी नौकरी पेशा छोकरी, तुम जो आके मेरे धंधे को खराब करती हो। मैंने क्या किया? टिकट लेकर मैं टाइगर की पीठ पर आ बैठी। मेरे पीछे घोड़े की पीठ पर कोई दूसरी छोकरी बैठी थी। लाली पहले उससे बात करता रहा, फिर मेरे पास आ गया। मैं उसे बुलाने नहीं गई थी। तू गई थी और वह आया था, एक ही बात है। मिसेस होशगवाई धमकी भरे स्वर में अपनी उंगली उठाकर नकार के भाव से शोभा के मुंह के पास हिलाते हुए बोली, मुझे पुलिस में जाने को नहीं है, लाइसेंस गंवाने का नहीं है। देख, मैं तुझको साफ साफ बोलती हूँ, साली झाड़ू कटका करने वाली। साली तुम मेरे शो में कभी नहीं आना। मेरे वर्कर को फांसने की कोशिश करती है, शर्म नहीं आती? क्या कहा? शोभा गुस्से में आग बबूला होकर बोली। मिसेस होशांग ने जोर से अपना हाथ अपने माथे पर मारा। क्या समझती है, मेरे मस्तक में आंखें नहीं हैं? झूला चलता रहता है पर मुझे सब दिखाई देता रहता है। बोल, लाली तेरे संग क्या मजाक कर रहा था? शोभा की आंखों में आंसू आने लगे। वे क्षीण स्वर में बोली, उसने मुझसे कोई मजाक नहीं किया। मैं किसी मर्द का मजाक पसंद नहीं करती। शोभा से आज तक किसी ने ऐसा मजाक नहीं किया। चुप, झूठी कहीं की। मैं खुद देख रही थी, वे हर चक्कर में तेरे साथ लगा था। तभी वो क्या देखती हैं कि लाली कुछ लड़कियों के साथ हंसी ठिठोली करता हुआ पार्क की तरफ ही आ रहा है। मिसेस होशांग के माथे पर बल पड़ गए। उसने कुछ गुस्से से कहा, ये क्या धमाल है? मगर लाली ने उसे वाक्य पूरा नहीं करने दिया। डपट कर बोला, तुम्हें क्या है, अपने काम से काम रखो। फिर शोभा की ओर देखकर बोला, फिर वही झगड़ा शुरू कर दिया तुमने यहां भी? शोभा ऊंची आवाज में बोली, मगर लाली, मैंने कुछ। चिल्लाती क्यों है? शोभा की आवाज कमजोर पड़ गई। डर से उसकी टांगें कांपने लगी, आंखों में आंसू उमड़ने लगे और धीरे से बोली, मगर मैं तो कुछ नहीं कह रही हूं। लाली को उसकी आवाज रेशम की तरह मुलायम लगी। उसका लहजा भी धीमा पड़ गया। उसने भी नरम पड़ते हुए कहा, ठीक है, कुछ मत कहो। अब उसे इस पूरे किस्से से झुंझुलाहट सी होने लगी। मिसेस होशंग की तरफ रुख किया। ये क्या लफड़ा है? मिसेस होशंग ने लाली के हाथ पर अपना हाथ रखकर, मानो उस पर अपना अधिकार जताकर, बड़ी अदा से इठलाते हुए कहा, लाली, बात बस इतनी है कि ये छोकरी जब आती है तो मेरे शो में
मेरी इंसल्ट करती है। ये छोकरी जब भी आती है मेरे शो में मेरी इंसल्ट करती है। हमने इसको बोल दिया है और अब तुम भी अच्छी तरह से इस छोकरी को पहचान लो। इसको कभी मेरे शो में अंदर नहीं आने देना। लाली ने मिसेस होशांग के गोरे चिट्टे भरे हुए हाथ को अपने हाथ से थपथपाया और शोभा की ओर देखते हुए बोला, सुन लिया तुमने, अब भागो यहां से। और चुटकी बजाते हुए बोला, भागो यहां से। रसना ने शोभा से कहा, अब सुन लिया तुमने, कम ऑन, लेट अस नॉट वेस्ट टाइम। मिसेस होशांग ने अपनी विजय पर मुस्कुराई। रसना शोभा को घसीट कर परे ले जाने लगी, मगर शोभा अड़कर खड़ी हो गई और रसना से बोली, नहीं। उसने अभी रसना से अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि मिसेस होशांग ने शोभा को जलाने के लिए लाली को दोबारा कहा, हाँ लाली, अगर ये दोबारा आए तो अंदर मत आने देना, और अगर किसी तरह टिकट लेकर अंदर घुसने की कोशिश भी करे तो इसको बाहर निकाल देना, समझे? हाँ। लाली ने अचानक शोभा की बड़ी बड़ी फैलती हुई पुतलियों को आंसुओं में डबडबाते देखकर पूछा, पर इसने किया क्या है? कायदे से शोभा ऐसी लज्जाने शर्माने वाली लड़की को इस समय यहाँ से चले जाना चाहिए था, मगर जाने उसके दिल में क्या बात आ गई थी जो वे इस समय अड़कर खड़ी हो गई। उसने बड़ी गहरी निगाहों से लाली की ओर देखकर कहा, लाली साहब, मुझे ठीक ठीक बता दो, अगर मैं आपके शो में आऊं तो क्या आप मुझे निकाल दोगे? मिसेस होशांग बोली, हाँ, फौरन निकाल देगा। रसना ने मिसेस होशांग से कहा, उसने तुमसे नहीं पूछा है। लाली को चुप देखकर शोभा ने फिर लाली को देखते हुए अपना वाक्य दोहराया, ठीक ठीक, मेरे मुंह पर बोल दो, क्या मुझे निकाल दोगे? इतना कहते कहते वे लाली के बिल्कुल पास आ गई। लाली इस तरह के आमने सामने से बहुत घबराया। वे एक पांव से अपना दूसरा पांव खुजाने लगा। वे हंसमुख, सह्रदय और सतह पर मजाक करने वाला आदमी था। आज तक कभी इन गहरे पानियों में नहीं उतरा था, मगर इस सांवली की बातों में कितनी गहराई है। इस मामूली से सवाल के साथ अपने भावनाओं की ऐसी धारा जोड़ दी थी जो उसके दिल को गुजर रही थी, मगर उसने सर हिला के इन भावनाओं को परे ढकेल दिया और नरम आवाज में कहा, हाँ मुनिया, अगर तुमने कोई बेकायदे बात की तो ज़रूर बाहर निकाल दूंगा, वरना क्यों निकालूंगा। इस पर रसना को मौका मिल गया, क्योंकि लाली ने शोभा को थोड़ा सा सहारा दिया था। वे फौरन होश गंवाई से बोली, सुन लिया। शोभा लाली का जवाब सुनकर मुस्कुरा रही थी और अब उसने अपनी आंखें नचाकर मुंह फेर लिया था। मिसेस होश गंवाई को इस बात पर बेहद गुस्सा आ गया। वे बिफर कर लाली से बोली, मैं कहती हूं, ये रंडी अगर दोबारा मेरे शो में घुसी तो तुमको इसे बाहर निकालना पड़ेगा। इसका लफड़ा मेरे शो में नहीं चलेगा। लाली तुनक कर बोला, लफड़े से क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने सब देख लिया है, अपनी आंखों से सब देख लिया है। शोभा बोली, ये बोलती है मैंने तुमसे मजाक किया और तुमने मेरी कमर में हाथ डाला। मैंने? हाँ हाँ, तुमने। इतने भोले मत बनो, मिसेस होशंग गरज कर बोली। लाली ने मिसेस होशंग का हाथ अपने हाथों में बगल किया और सीधा खड़ा होकर बोला, वाह, ये नवी बात सुनाई तुमने। मैं छोकरी लोग से मजाक नहीं करूंगा, और करूंगा तो तुमसे इजाजत लूंगा। उम। मामला बिगड़ते देखकर मिसेस होशंग लहजा बदलकर बोली, मैंने ये कब कहा? तुम छोकरी लोग से बेशक मजाक करो, 10 से हंसी करो, 20 से छेड़खानी करो, 50 से मस्खरी करो, पर इससे नहीं। शोभा की ओर संकेत करके उसने दोहराया, इस छिनाल से कभी नहीं, और कभी नहीं।
मिसेस होशगवाई ने ऐसी सख्ती से हुक्म दिया कि लाली को उस पर ताव आ गया। हालांकि वे मिसेस होशगवाई का नौकर था, मगर ऐसी सख्ती से उसने डांट कर ये हुक्म दिया था कि लाली को गुस्सा आया। अब आप चुप हो जाओ मेम साहब। लहजा नरम था, मगर नरम लहजे में जो कड़वाहट भरी थी उसे मिसेस होशंग ने महसूस किया और गरज कर बोली, क्या? शट अप, वापस जाओ अपने बूथ पर, लाली बोला। मिसेस होशंग को अपने कानों पर विश्वास ना हुआ। वे कटी फटी निगाहों से उसे देखती हुई बोली, क्या कहा? आखिर इस बेचारी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वे शोभा की तरफ रहम की निगाह से देखकर बोला, देखती नहीं हो कैसी नन्ही सी कबूतरी की तरह सहमी तुम्हारे सामने खड़ी है। आओ भी तुम, जब तुम्हारा जी चाहे जाओ,